चलिए समझते हैं भारत के विशाल बैंकिंग सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर। तो मोटे तौर पे बैंकिंग सिस्टम में ये 3 मेन प्लेयर्स हैं: सेंट्रल, कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स। अच्छा, बैंकिंग का सीधा सा मतलब क्या है? पब्लिक से डिपॉजिट लेना और उन्हें लोन देना। इसमें पैसे जमा करने से लेके बैंक ड्राफ्ट और लॉकर जैसी कई सर्विसेज शामिल हैं। अब सवाल ये है कि इस पूरे सिस्टम का बॉस कौन है? इसे कौन चलाता है? वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, जो 1935 से ही मेन रेगुलेटर है। सिस्टम के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं कमर्शियल बैंक, जिन्हें हम 4 टाइप में बांट सकते हैं। यहीं पर एक जरूरी सवाल आता है, क्या इन बैंकों को सरकार चलाती है या प्राइवेट लोग? दोनों के बीच का फर्क इस टेबल में बिल्कुल साफ दिखता है। मतलब एक का मकसद है सामाजिक कल्याण, तो दूसरे का मकसद है सिर्फ मुनाफा। फिर आते हैं फॉरेन बैंक्स, जो भारत में काम करते हैं पर जिनका हेडक्वार्टर विदेश में होता है। मजे की बात यह है कि इनकी सिर्फ 1% ब्रांच है, पर प्रॉफिट में इनका हिस्सा 11% है। लेकिन गांवों और छोटे शहरों की बैंकिंग जरूरतें कौन पूरी करता है? यहीं पर आते हैं रीजनल रूरल बैंक्स यानी आरआरबीज, जो खास इसी काम के लिए बनाए गए थे। और कामकाज को बेहतर बनाने के लिए सरकार कई आरआरबीज को आपस में मिला रही है। इस वजह से इनकी संख्या 43 से घटकर अब सिर्फ 28 रह गई है। अब देखते हैं बिल्कुल अलग तरह का बैंकिंग मॉडल जो मुनाफे के लिए काम नहीं करता। ये है कोऑपरेटिव बैंक्स। इनका फोकस प्रॉफिट पर नहीं बल्कि अपने मेंबर्स के फायदे पर होता है। यहाँ की खास बात यह है कि जो लोग कर्ज लेते हैं असल में वही इन बैंकों के मालिक होते हैं। तो सवाल उठता है कि ये पूरा सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है? असल में ये बैलेंस बनाने की कोशिश है। एक तरफ एसबीआई जैसे इतने बड़े बैंक हैं जिन्हें टू बिग टू फेल माना जाता है, और दूसरी तरफ सामाजिक जिम्मेदारी के लिए बैंकों को खेती जैसे सेक्टर्स को लोन देना जरूरी है। तो आखिर में सवाल यही है, इस पूरे सिस्टम का असली मकसद क्या है? स्थिरता, समाज सेवा या मुनाफा?